सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री। माय सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सीडीएस बी और एसएससी की यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लासेस है हिस्ट्री की। उसके हिस्ट्री का कोर्स मैं यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ आपको, ठीक है ना। तो बात चल रही थी वैदिक काल की। वैदिक काल के हम बेसिक कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि बेसिक हम कंप्लीट कर चुके थे। बेसिक में हमने क्या क्या कर लिया था? बेसिक में हमने कर लिया था कि सारे पुराणों के नाम हो गए, आपके वेदास हो गए और भाई वेदांग हो गए, ठीक है ना। ये सब चीज हम मतलब जो दोनों चीजों में सेम है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में और पोस्ट ऋग्वैदिक काल में जो चीजें सेम है वो हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। चलो, ट्रिक भी दो ट्रिक बता दी थी मैंने इसमें। एक है RYSA और एक है आपकी काव्य जोशी छह नीरू, ठीक है ना। चलो, आज बात करेंगे हम ऋग्वैदिक कल्चर की, ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, ना कि पोस्ट ऋग्वैदिक काल की, ना कि उत्तर ऋग्वैदिक काल की। अब ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में हम सबसे पहले लेके चलेंगे आपकी पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी, ठीक है ना। कि भाई राजतंत्र कैसा था वहां का, क्या क्या चीजें होती थी, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि आज मैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी आपकी पूरी करा दूंगी। 2 से 3 दिन में हम ये आपका जो वैदिक काल है कंप्लीट कर जाए। चलो ठीक है। तो आज के समय राजनीतिक तंत्र की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। तो आर्य लोग ना कई कबीलों में रहते थे। कबीले पता कैसे? यानी कि भाई मान लो 10 बंदों का कबीला एक ही हो गया, 10 कबीलों का 10 बंदों का एक हो गया, 10 10 20 का भी हो सकता है, ठीक है। और 5 कबीले मिलके, यानी कि 5 जो कबीले हैं वे मिलके कहलाते थे क्या? पंचजन। 5 कबीले मिलके क्या कहलाते थे? पंचजन। पंचजन कहते थे जहां पे 5 कबीले मिल जाते थे, ठीक है ना। अब मान लो ये जन है, ठीक है ना। जन प्लस जन होता था जनपद। जनपद। अब एक चीज का ध्यान रखना, इन कबीलों को हम गांव भी कह सकते हैं, ठीक है ना। गांव को मिलके सॉरी यार, पंचजन तो जनपद को मिलके बनेगा ना। जब 5 जनपद मिल जाएंगे तब जाके होगा पंचजन। जनपद क्या होगा? देखो, जनपद में जब कई सारे गांव हम ले लेंगे तो वो एक जनपद माना जाएगा, ठीक है ना। फिर जब 5 जनपद मिल जाएंगे उन्हें कहेंगे पंचजन, यानी कि 5 कबीले जब मिल जाएंगे, ठीक है ना। बात वही है। चलो, अब बात करते हैं। देखो, एक एक युद्ध की बात होती है, कबीले का जो हेड था। अब बात करते हैं जो जो हर एक कबीले का हेड था, यानी कि इसका जो हेड होगा, एक कबीले का जो हेड होगा उसे क्या बोलते थे? जो कबीले का हेड होता था उसे क्या बोलते थे? कबीले का, इसे बोलते थे प्रधान। और इस प्रधान को पता कैसे चॉइस करते थे? पता कैसे चॉइस करते थे? ये आपस में मिलके चॉइस होते थे कि भाई सब लोग बाग आपस में डिसीजन करके इन्हें वो करते थे। लेकिन और अगर जब पंचजन के बात करें कि भाई पंचजन का जो राजा होगा उसे बोलते थे राजन। पंचजन के हेड को बोलते थे राजन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो राजन था ना, था तो एक तरीके से भाई राजा ही हो गया, एक तरीके से राजा ही हो गया, लेकिन इसके पास ना तो इसकी खुद की सेना होती थी, ना तो इसकी खुद की सेना होती थी, और ना ही इसे कुछ ज्यादा शक्तियां प्रदान थी, ना इस पे शक्ति होती थी। मतलब कि बस एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी होती थी कि हाँ भाई, हमें भाई ऐसी कंडीशन में भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा करना चाहिए। अब मान लो 5 जन है, 5 जन हुए, ठीक है ना। अब दूसरा 5 जन आके लड़ने लगे तो भाई यही तो आदेश देगा कि भाई मारो, ठीक है ना। तो एक तरीके से लीडर का, लेकिन इस पे ना तो कोई अपनी सेना होती थी, ना इस पे अपनी कोई शक्ति होती थी, ठीक है ना। एक कबीले का जो हेड होता था उसे बोलते थे प्रधान, ठीक है ना। कबीला बहुत सारे गांव से मिलकर कबीला बनता था। और जब 5 कबीले क्या कहते हैं, कबीलों से मतलब है आपका जन। और जब 5 जन मिले तो उन्हें बोला पंचजन, ठीक है ना। इसे जनपद भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ देखो कि भाई जो पंचजन का हेड होता था उसे बोलते थे हम राजन। इसके पास ना तो अपनी खुद की सेना होती थी, ना इस पे शक्ति होती थी। और जो कबीले का हेड होता था उसे हम बोलते थे प्रधान, ठीक है। चलो, आम लोगों में सभा समिति कहा जाता था, राजन का चुनाव करती थी। देखा मैंने क्या कहा था कि जो इसका जो चुनाव होता था ना वो सभा समिति द्वारा करा जाता था। सभा और समिति, सभा और समिति
इसका चयन करती थी, राजा का चयन करती थी सभा और समिति। मैंने कहा था ना कि भाई एक तरीके से स्वतंत्रता थी कि भाई सभा और समिति के मेंबर्स मिलके हमारा राजा चॉइस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं कि भाई, हाँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई उस समय भाई सेना तो होती नहीं थी। तो पता, सेना निजी नहीं होती थी, मतलब राजा की खुद की नहीं होती थी। भाई मान लो भाई भाई एक पंचजन पे दूसरे पंचजन ने हमला कर दिया, तो पता क्या होगा, जो इसके जो आम लोग हो गए ना, जो कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई कुछ, तो वो ही एज अ सैनिक, एज अ सेना के रूप में सामने आते थे, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। और एक युद्ध सामने आता है, वो आगे बताऊंगा मैं, वो एक युद्ध है, उसका आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो, पॉलिटिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, मैंने आपको बता दिया कभी 5 कबीलों से मिलके, यानी कि 5 जनपदों से मिलके आपका पंचजन बनता था। पंचजन का जो हेड होता था वो राजन होता था। राजन पे अपनी कोई निजी सेना नहीं होती थी, और जो कबीला का हेड होता था उसे हम बोलते थे प्रधान, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें पॉलिटिकल तंत्र पूरा हो गया। अब करते हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल क्या करना है, इकोनॉमिकल या फिर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, क्या कंप्लीट करके अब पॉलिटिकल एक्टिविटी हम यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी हम यहाँ पे पूरी कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल सिस्टम की। तो ध्यान रखना, एक वर्ड आएगा आपका बार बार, तीन तीन तरीके, जो ये है ना वर्ड, बली, ये ये 3 डेफिनेशन में यूज होता है। लेकिन अगर जो हम बात करें ऋग वैदिक काल की या वैदिक सिविलाइजेशन की, अगर जो हम खाली वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, तो बलि के नाम से आप सोच रहे होंगे कि वो हलाल करने वाली बलि, नहीं। यहाँ पे इसका मतलब है एक गिफ्ट, एक उपहार। यानी कि यहाँ पे बलि उससे नहीं है कि भाई पशु बलि या मानव बलि, ठीक है ना। इस बलि का पता हिस्ट्री में, मतलब आगे आगे जैसे चलोगे तो एक जगह और आएगा नाम बलि लिखा हुआ, तो वहां पे इसका अलग मीनिंग है। और वैसे आप जानते हो कि भाई बलि, भाई वही वाली बलि की भाई गर्दन काट दी, भाई भगवान जी को बलि दे रहे हैं, ठीक है, एक वो। लेकिन अगर जो हम बात करें वैदिक काल में, तो बलि का मीन्स है गिफ्ट, उपहार। तो यहाँ पे देखा गया है ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में कि बलि दी जाती थी किसको, राजन को। भाई इस बलि में वे कुछ भी दे सकते थे। इस बलि में हम गेहूं दे दिया, ठीक है, गेहूं हो गया भाई, या सब्जी हो गई, कुछ भी दे सकते थे। वो घड़े हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, कुछ भी। क्योंकि भाई राजा राजा को ऐसा गिफ्ट देते थे, ना कि भाई वो मांगता था एज अ टैक्स की, नहीं भाई तुम मुझे दो ही दो। एक सम्मान में देते थे, क्योंकि भाई राजा है तो भाई हेड है हमारा, तो भाई उसके सम्मान में हम उसे देते थे। भाई वक्त आने पर भाई वो कार्य भी करता था उनके लिए, ठीक है ना। तो ये सब जो बलि है वो दी जाती थी, ठीक है ना। चलो, फिर एक और चीज देखिए, इकोनॉमिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नो टैक्स सिस्टम था, कोई टैक्स नहीं जाता था। और जो गाय है वो प्रधान पशु था, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण पशु था। प्रधान पशु या फिर महत्वपूर्ण पशु इसे माना गया। यहीं पे आप देखो ना कि यहाँ पे गाय को ना गोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो पता क्या मतलब, ये देखा गया है कि ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, वैदिक काल की, गाय को सबसे बड़ा धन माना गया। गाय को सबसे बड़ा धन माना गया। किसको, गाय को सबसे बड़ा धन माना गया। जिससे अगर जो किसी को ये पता लगाना है कि ना कि ये कितना अमीर है, तो गाय की गिनती होती थी कि भाई ये 22 पे भाई 10 गाय है, तो भाई ये इतना अमीर है। अगर किसी के पास 10 गाय है और किसी के पास 100 गाय है ना, तो 100 गाय वाला ज्यादा अमीर होगा, ठीक है। चलो, बता दिया। बलि दी जाती थी, बलि ऋग वैदिक काल में। बहुत ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। एक पॉइंट आउट कर देंगे, ऐसे बोल देंगे कि जी क्या कहते हैं कि भाई ऋग वैदिक काल में बलि किससे समर्पित है, उपहार से, या फिर आपकी जो वो गर्दन काटने वाली बलि है उससे, या किसी और बलि से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ऋग वैदिक काल में बलि को जो यूज हुआ है, इस वर्ड को एक अलग जगह नोट कर लो, चाहे तो आप गूगल करके देख लो कि इसके 3 अलग अलग क्या मीनिंग है, या फिर मैं आगे बता दूंगा इसे, लेकिन अलग से नोट कर लो। इसका क्वेश्चन आते हैं, 2-3 वर्ड हैं हिस्ट्री में जिनका मीनिंग हर
हर काल में अलग अलग बैठता है, ठीक है ना। बलि का यहाँ पे मीनिंग है गिफ्ट, एक उपहार, और इस उपहार में वो कुछ भी हो सकता था, गेहूं हो सकता था, अन्न हो सकता था, और सब्जी हो सकती थी, और भाई आपका फल हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। नो टैक्स सिस्टम था, कोई टैक्स नहीं देना होता था किसी को भी। गाय जो था वो प्रधान पशु था, महत्वपूर्ण पशु था, जिसे हम गोधन भी बोलते थे, ठीक है। चलो, आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना मतलब सोच रहा हूँ कि जल्दी ज्यादा लंबा नहीं है ये वाला, ठीक है ना। तो सोचता हूँ कि जल्दी कंप्लीट करा दे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको बता दिया कि भाई हैंड रिटन नोट वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ से सिर्फ पढ़ो, कुछ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, बात करते हैं थोड़ा अदर पॉइंट्स की। इसके बाद वैसे है कोई मैं इम्पोर्टेंट है इसके बाद भी, ठीक है ना। अदर पॉइंट की बात करते हैं। क्या इकोनॉमिकल हम पूरा कर गए, ठीक है, बेसिक हमने। अब बात करते हैं अदर की, यानी कि अन्य चीजों की। अन्य चीजों में मैंने बताया कि एक रावी और पुरुषिनी नदी है, जो 10 राज्य युद्ध वहां पे हुआ था, जिसमें कई कबीलों ने भाग लिया। देखो, एक नदी है रावी नदी, आप जानते हो ना, रावी नदी, ठीक है ना, रावी नदी, ठीक है, रावी। रावी को उस समय बोला जाता था क्या, ऋग वैदिक काल में इसे बोला जाता था क्या, पुरुषनी। ध्यान रखना नाम पुरुषनी, पुरुषनी नाम ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि रावी नदी को ऋग वैदिक काल में क्या बोला जाता था, तो ध्यान रखना पुरुषनी बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसके किनारे पे, इसके किनारे पे युद्ध हुआ, कौन सा, 10 राज्य युद्ध, ठीक है ना। 10 राज्य युद्ध हुआ, और 10 राज्य युद्ध में क्या देखा गया, 10 राज्य युद्ध में देखा गया कि इसमें बहुत सारे कबीलों ने हिस्सा लिया, यानी कि यहाँ पे जनपदों की लड़ाई नहीं थी, यहाँ पे कबीलों की लड़ाई हो रही थी, यानी कि जनपदों की लड़ाई हो रही थी, ना कि पंचजन की। तो क्या हुआ, बहुत सारे भाई बहुत सारे कबीले आपस में टकराए, लेकिन जिस कबीले की विजय हुई वो था आपका भरत कबीला, या भरत जन बोल देते हैं। अगर जब बात देखी ना ना भारत भरत कबीला की, तो मैंने अभी एनसीईआरटी स्टार्ट करी है। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, अल्फा क्लासेस में मैंने एनसीईआरटी शुरू करी है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि भरत कबीला कौन, कहाँ पे, क्यों कहते थे हम भरत कबीला। पता क्या है, अगर जो आप बीए या एमए बीए कर चुके हो, या फिर 11th 12th से आप ये चीज कर चुके हो, अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करी है, तो कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी आपकी क्लियर होगी। लेकिन अगर जो आपके एनसीईआरटी क्लियर नहीं है ना, तो कंपटीशन लेवल निकालना भाई हार्ड हो जाएगा। पहले आप एनसीईआरटी खत्म करो। तो मैंने टाइम बचाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप दूसरी सब्जेक्ट पढ़ते रहो, लेकिन वो दिन में 20 मिनट अगर जो आप एनसीईआरटी की वीडियो देख लोगे, तो मतलब एक बुक का तो टाइम बच गया ना आपका। उस अगर जो आप मतलब आते जाते कान में लगाओ, बस ऐसे सुनते चले जाओ। मैंने हमेशा क्या बोला है कि आप सिर्फ यहाँ समझो, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप सिर्फ मेरे को मेल कर देना, ठीक है ना। तो क्या देखा गया है, देखो कि एक और चीज कि हमने एक ग्रुप स्टार्ट कर दिया है व्हाट्सएप का, तो मैं उसमें लिंक आपको इसमें लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, और भी मेंटर्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको भरत कबीले की बात बताई है कल, ठीक है ना, भरत कबीले की बात उसमें बताई है, ठीक है ना। 2-3 दिन पहले की क्लास है, उसमें मैंने भरत कबीले की बात बताई है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो, अब बात करते हैं भरत कबीला की। भाई भरत कबीला कैसे उत्थान हुआ, वो सब मैंने वहां पे समझा दिया। 30 से 35 दिन की 6th क्लास की क्लास मैं खत्म कर दूंगा हिस्ट्री की, ठीक है ना। तो यहाँ 35 दिन तक आप मान लो कुछ भी काम कर रहे हो अपना, सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। फिर बात आती है सभा समिति और विदत, महत्वपूर्ण अंक थे, यानी कि मैंने बता दिया सभा समिति ही राजन को चॉइस करती थी, तो ठीक है भाई, सीधी सी बात है भाई, वो नहीं होगी तो राजा चॉइस नहीं होगा, ठीक है ना। सिंधु नदी, इंदुज नदी सबसे लिए महत्वपूर्ण थी। ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि भाई जो इंदुज नदी थी, उसके जो ईस्टर्न साइड था, जो पूर्व की साइड, जितना भी कबीला बैठा उसे भरत जन बोलना शुरू करा था यूनानियों और यूनानियों ने, ठीक है ना। तो ये भरत कबीला वही है, ये जीता, तो भारत नाम इससे, हमारे देश का नाम इससे ही पड़ा है। फिर आती है बात सरस्वती नदी को, ये सरस्वती नदी को भी जानते थे। अब देख रहे हो, रावी नदी को तो जानते ही जानते थे, सरस्वती नदी को भी ये जानते थे। जो आज के टाइम पे क्या कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, देखो मैं भूल गया, विलुप्त हो चुकी है, हाँ। इसे कहते हैं कि भाई ये विलुप्त हो चुका है। सरस्वती नदी को ये क्या बोलते थे, नदी तमा, नदी तिमा,
नदी तीमा इसे बोलते थे, नदी तीमा इसे बोलते थे। जो विद्वान है, जो आज के विद्वान है, वे बोलते हैं कि जो आज की घाघर और हाकर नदी है ना, जो आज की नाउ टाइम, जो आज की घाघर, कौन सी, घाघरा और घाघरा एवं घाघरा और कौन सी, घाघरा और हाकरा जो नदी है वो सरस्वती नदी से मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये विलुप्त हो चुकी है, आज के टाइम पे ये विलुप्त हो चुकी है। तो पूछ लेते हैं कि भाई मैंने क्या बताया भाई, ये पूछ लेंगे भाई ऋग वैदिक काल में जो रावी नदी है वो उसे क्या बोला जाता था, ये पूछ लेंगे, वरना ये पूछ लेंगे कि भाई पुरुषनी किस चीज का नाम है, कौन सी नदी का नाम है, किस चीज का नाम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सरस्वती को पूछ लेंगे भाई सरस्वती को क्या बोलते हैं, नदी तीमा बोलते हैं, या फिर भाई नदी तीमा किसका नाम है, कौन सी नदी का नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, बता दिया मैंने कि भाई रवि प्रश्न के पास 10 राज्य युद्ध हुआ था, उसमें भरत कबीले की विजय हुई थी। भरत कबीला कैसे उत्थान में आया भाई, कैसे उसका नाम पड़ा, ये सब मैं आपको एक नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लेना, 6 क्लास की एनसीईआरटी में इसका दे रखा है। फिर सरस्वती नदी तीमा, जो आज के टाइम पे घाघर और हाकर से कहते हैं विद्वान की घाघर और हाकर सरस्वती नदियां, लेकिन बोला जाता है कि ये विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना। चलो, इसमें बता दिया था मैंने कि भाई सभा समिति जो है वो उसका इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। चलो, मे भी आज हम शायद आपका ऋग वैदिक काल जो है वो पूरा कर लें। आपको बस यहाँ पे सिर्फ समझना है, लिखना कुछ नहीं है। लिखने के लिए भाई मैंने कहा है कि यहाँ पे आप पोस्ट कर करके वीडियो देखोगे, पता लगा 20 मिनट की वीडियो 1 घंटे में पूरा कर दो। आप मेरे को बोलो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छा लगे फोटो कॉपी कराऊँ, वरना अगर जो उतारना भी शुरू करोगे ना मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। क्यों, कोई चॉइस नहीं, मतलब उसमें ये मत देखना कि भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सारा जितना मैंने लिखा था सही इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग से नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं सोशल लाइफ की। सोशल लाइफ की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, सोशल लाइफ की, यानी कि सामाजिक व्यवस्था की। आज ऐसा करते हैं, आज हम कहाँ पे रोक देते हैं, आज हम सोशल लाइफ पे रोक देंगे, फिर कल आर्थिक और धार्मिक के बाद आपका हम उत्तर पोस्ट ऋग वैदिक का हल्का सा स्टार्ट कर देंगे। सोशल यानी कि मतलब कि 2 दिन की और क्लास रहेगी बस, उसके बाद ये खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि हाँ मतलब इस बार संडे में भी आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो, संडे को नहीं, मतलब संडे से अगले दिन सोशल की बात करते हैं। तो क्योंकि पता है, मैं ना आपकी वीडियो पहले शूट कर देता हूँ 1-2 दिन, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई मेहमान वगैरह गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वीडियो नहीं बन पाती, तो इस वजह से मैं पहले ही बना के रख लेता हूँ कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपकी क्लास क्योंकि रेगुलर चलानी है, ठीक है ना। बात करते हैं सोशल की, यानी कि सोशल लाइफ की, यानी कि आपकी सामाजिक सामाजिक एक्टिविटीज की, क्रियाकलाप की, ठीक है भाई। चलो, सामाजिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो शादियां होती थी वो गोत्र गोत्र यानी कि जो जन्म आधारित गोत्र था उस पर होती थी, गोत्र गोत्र में शादी होती थी। यहाँ पे यह देखा गया है कि पहले जो कबीले के बंदे हैं ना, मान लो एक कबीला है, मान लो ये एक कबीला है, तो आपस में ही शादी कर लेते थे। लेकिन जब जब ये एक दूसरे कबीले को मिलने शुरू हुए तो ये फिर आपस में शादी करने लगे, जब मित्रता बढ़ती चली गई, ठीक है ना। चलो, शादियों की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, महिलाओं की स्थिति के बारे में जानते हैं। महिलाओं की स्थिति यानी कि वुमेन कंडीशन के बारे में जानते हैं। वुमेन की जो कंडीशन थी वो कहते हैं बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है इसमें। वुमेन्स की जो कंडीशन है, जो स्त्री की कंडीशन है, वो बहुत अच्छी मानी गई है, सम्मानजनक मानी गई है। यहाँ तक कि जो सभा और समितियां थी ना, जो सभा और समितियां थी उनमें भी इनका जो उनमें भी ये भाग लेती थी, मतलब कि सभा समिति में भाग लेंगे तो यानी कि राज्य की चॉइस में भी इनका भागीदार होता था, ठीक है ना। ठीक है, चलो, एक और चीज देखी गई है कि जो पति पत्नी है, अगर जो कोई भी कर्म कांड हो रहा है, यानी कि कोई भी हवन हो रहा है, मान लो हवन हो रहा है, आपने देखा होगा जब अश्वमेध यज्ञ करा था राम जी ने, तो सीता जी की प्रतिमा साइड में रखी गई थी। तो हवन में क्या देखा गया है कि पति एवं पत्नी दोनों साथ में ही बैठ के हवन करेंगे, वरना हवन नहीं होगा,
या फिर हवन पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। चलो चलो फिर करते हैं। फिर है विधवा विवाह भी प्रचलित था, यानी कि विधवा वुमेन कंडीशन पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, विधवा विवाह भी प्रचलित था, यानी कि कोई मान लो कोई स्त्री विधवा हो गई तो उसका भी विवाह हो जाता था। फिर दूसरी बात है, पुत्री को पवित्र माना गया है। पुत्री को पवित्र माना गया है, पुत्री को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। जहाँ कहीं कहीं पर तो ये भी उल्लेख मिलता है कि पता, पुत्रियों को तो बहुत ज्यादा, यानी कि अगर जो मान लो जो पुत्री है, जो पुत्री पैदा हो गई ना, तो ये मानो इतना ज्यादा हर्षोल्लास का मौसम होता था कि भाई धूमधाम से, भाई हाँ भाई लड़की भी, हाँ भाई लड़की भी है। पहले ये वाली कंडीशन थी ऋग्वैदिक काल में। अब देखना जब ऋग्वैदिक से आप पोस्ट ऋग्वैदिक में जाओगे ना, उत्तर उत्तर ऋग्वैदिक में, तो देखना जरा कितने सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वो बस कंडीशन वहां से आपकी बिगड़नी शुरू हो जाएगी। अब तक यहाँ बस देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई इतना वो नहीं था भाई, सब अच्छे से रह रहे थे। यहाँ भी अभी तक आप सब अच्छे से ही रह रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऋग्वैदिक काल में देखना कैसे कैसे अब पोस्ट ऋग्वैदिक काल से उत्तर ऋग्वैदिक काल से चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। चलो तो और कहीं तो भाई पुत्री का जो है वो बहुत ज्यादा वो देखा गया है कि भाई पुत्री को बहुत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं पुत्रों की। तो पुत्र में पता क्या गया है, एक शब्द आता है कहीं पे कि इन्होंने ये कामना करते थे कि भगवान हमारे भी 100 पुत्र हो और हमारी गाय के बछड़े भी 100 हो। ठीक है ना। देख सकते हो आप। ठीक है ना। तो देख सकते हो कि मतलब कि भाई इन्होंने पुत्र की कामना करते हुए क्या कहा कि भगवान हमारे भी 100 पुत्र हो और हमारी गाय के बछड़े भी 100 हो। तो देख रहे हो कि भाई पुत्र की कामना भी होती थी, लेकिन अगर जब पुत्री हो जाती थी तो बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था उसे, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस चारों तरफ फैल जाती थी। ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इसका सबसे मेन मोटिव है, आगे जाके देखना कि जो जाति प्रथा है वो कैसे चेंज होगी। ठीक है ना। स्त्रियों की कंडीशन मैंने यहाँ कंप्लीट करा दी, स्त्रियों की कंडीशन देख लेते हैं। सामाजिक में चल रहा है वुमेन कंडीशन। वुमेन कंडीशन जो है बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है। सभा समिति में ये भाग लेती थी। हवन में पति पत्नी को साथ बैठना होता था। विधवा विवाह प्रचलित था। पुत्री को बहुत ज्यादा सम्मान दिया, मतलब कि पुत्री हो गई तो बहुत ज्यादा सम्मान की बात होती थी और बहुत ज्यादा अच्छे से उसका जन्म, जब जन्म होता था बहुत अच्छे से मनाते थे। पुत्र की कामना में ये कहा गया है कि ये बोलते थे कि भगवान हमारे भी 100 पुत्र हो और हमारे गाय के भी 100 बछड़े हो। ठीक है। चलो वुमेन कंडीशन हो गई। वुमेन कंडीशन के बाद अब बात करेंगे हम आपकी किसकी, वुमेन कंडीशन की अब हम बात करेंगे, सीधा चलते हैं जाति पे, जाति प्रथा। तो जहां मैंने आपको बताया, जहां मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में बताया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम कैसे बांटते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम बांटते हैं विद्वान, योद्धा, व्यापारी और सेवक। ठीक है ना। अब यहाँ पे इनके नाम बट गए। अब इनके यहाँ पे नाम क्या हो गए, अब इनके नाम यहाँ पे हो गए ब्राह्मण। ठीक भाई। फिर आ गया, फिर आ गया आपके क्षत्रिय। फिर आपके आ गए क्या, क्षत्रिय के बाद कौन आएंगे, वैश्य। वैश्य के बाद कौन आएंगे, शूद्र। ठीक है। अब मान लो यहाँ तो नाम बटे हैं, लेकिन अब भी बात वही है, कंडीशन वही है, कोई वो नहीं कि नहीं भाई यहाँ पे भाई शूद्र की भाई हालत बहुत खराब थी, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखना, ब्राह्मण किसे बोला जाता था, विद्वान को, विद्वान को ब्राह्मण, क्षत्रिय को मतलब योद्धा को क्षत्रिय बोल दिया गया, वैश्य जो कि व्यापारी होते थे, ठीक है, और शूद्र जो सेवक होते थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो जाति प्रथा थी ना, वो जन्म आधारित नहीं थी, यानी कि मान लो मैं ब्राह्मण हूं तो मान लो मेरा बेटा भी ब्राह्मण होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है ना। तो जो जाति प्रथा थी वो जन्म पर आधारित ना होके किस पे थी आधारित, कर्म आधारित थी। यानी कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। पोस्ट ऋग्वैदिक काल में देखना ये कंडीशन जैसे ही आपकी जन्म आधारित हुई वैसी कंडीशन चेंज होनी शुरू हो गई। तो मान लो एक एक विद्वान का उल्लेख मिलता है, उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो पिता है वो ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी माँ शूद्र है और मेरा भाई एक वैश्य है। ठीक है ना। तो देख रहे हो
मतलब उसने ये कह दिया कि भाई हम एक ही परिवार है और एक ही परिवार में हम चारों रहते हैं, ठीक है, एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम चारों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो अब अब देखो जाति प्रथा अब तक सिर्फ जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित है, यानी कि मान लो मेरा बेटा है, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर जो उसे ब्राह्मण का काम क्या होता था, ब्राह्मण का काम होता था भाई हवन वगैरह कराना, विद्या प्रदान करना, क्षत्रिय योद्धा भाई लड़ने का काम, व्यापारी का सेवक का भाई सबकी इन ऊपर वालों की सेवा करना, ठीक है ना। तो आगे आगे देखना कि भाई कैसे ये चेंज होती रहेंगे। अभी तो जन्म आधारित नहीं है, मान लो मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को मान लो मेरे पुत्र को आर्मी में जाना है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे योद्धा बोल देंगे, क्षत्रिय बोल देंगे, उसे ब्राह्मण बोलने का हक नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब तक की जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी, ठीक है ना, कि भाई जैसा काम वैसा जाति, ठीक है ना। चलो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, सोशल कंडीशन हम पूरी कर चुके हैं, सोशल कंडीशन हम पूरी कर चुके हैं, यानी कि सामाजिक कंडीशन हम पूरी कर चुके हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जहाँ तो हमने इकोनॉमिकल व्यवस्था करी थी, यहाँ पर इकोनॉमिकल क्रियाकलाप देखेंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज देखेंगे, धार्मिक क्रियाकलाप देखेंगे, फिर पोस्ट ऋग वैदिक भी हम कल ही स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा बहुत तो जितना भी स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बता दें व्हाट्सएप ग्रुप हमने स्टार्ट करा है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, उसमें मैं हूँ, ठीक है। आप उसमें दूसरे सब्जेक्ट के भी डाउट पूछ सकते हैं, इस वाले सब्जेक्ट के भी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि वो अल्फा क्लासेस का मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं हूँ। तो आप मेरे से कोई भी डाउट पूछो, मैं बता दूंगा हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। चलो, और भाई सिर्फ समझो, सिर्फ सुनो, लिख, लिखना है तो हैंड रिटन नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी मेल है, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।